मैं सुनीता द्विवेदी प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी नई कहानी, जिसका शीर्षक है डिबिया। सावित्री जी आज अत्यधिक व्यस्त नजर आ रही थीं। आवाज देती हैं, विनोद कहाँ हो तुम? थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी बड़ी अम्मा। तुम जानते हो, जब तक राधिका के घर ठीक से सारा सामान ना पहुंच जाए मुझे बहुत बेचैनी होती है। साल भर में एक ही तो मौका आता है जब हम अपनी बिटिया को जी जान लगाकर जो चाहे भेज सकते हैं। वैसे तो कुंवर साहब को पसंद नहीं कि बार बार लोग उनके घर जाएं और तोहफे देकर आएं, लेकिन करवा और दिवाली का यही मौका उन्होंने दे रखा है जब हम अपनी बिटिया राधिका को कुछ भी सामान दे सकते हैं। विनोद, हाँ बड़ी अम्मा। अरे तू सुनार के यहाँ जा, जो राधिका का मांग टीका बनवाया था उठा लाना, साथ में पायल बिछिया भी। जी बड़ी अम्मा। अब फटाफट जा, सारा काम पहले कर लेते तो इतनी हवड़ दबड़ ना होती। और हलवाई के यहाँ से जो गुजिया और मिठाई बनवाई थी बक्से में रखवा देना। ठीक है बड़ी अम्मा, आप परेशान क्यों होती हैं? हमें अब तो आदत सी पड़ गई है राधिका दीदी के घर क्या क्या भेजना है। 10 साल हो गए हमें ऐसा करते, आप फिर भी परेशान होती हैं। और प्रेमा दीदी आने ही वाली होगी, उनकी नज़रों से कुछ ना बच पाएगा। वो तो राधिका दीदी की एक एक पसंद का ख्याल रखती हैं। सावित्री जी कहती हैं, आज तो प्रेमा भी नहीं आई अभी तक। अरे मालकिन, वो जरूर आ जाएंगी। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन आज के दिन प्रेमा दीदी जरूर आती हैं। तभी आवाज़ आती है, बड़ी अम्मा कहाँ हैं आप? अरे प्रेमा, तू आ गई? तुझे देख लिया, मेरा तो सर का बोझ कम हो गया। बड़ी अम्मा आप बैठ जाइए, अब प्रेमा आ चुकी है, सब फटाफट हो जाएगा। राधिका तो मेरी प्रिय सहेली है, जिसके लिए मैं बड़े प्रेम से एक एक सामान चुन चुन कर भेजती हूँ और 10 साल से बिछड़ी अपनी प्रिय सहेली को याद कर लेती हूँ। सावित्री जी कोने में खड़ी खड़ी अश्रुओं को अपने आंचल से लगातार पोंछती हैं। प्रेमा कहती है, बड़ी अम्मा आप क्यों रो रही हैं? राधिका तो बहुत खुश है। ऐसा ससुराल तो आसपास के 10 गांवों में भी किसी का नहीं होगा। और कुंवर सा उससे कितना प्रेम करते हैं, उसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देते। तभी तो 10 साल में मायके नहीं भेजा। सावित्री जी कहती हैं, जब से राधिका के बाबूजी का स्वर्गवास हुआ है मुझे राधिका की बहुत याद आती है। मन करता है उसे एक बार अच्छे से मिल लूं, उसके सर पर हाथ फेर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊं और राधिका से मिल भी ना पाऊं। तब तो मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तभी प्रेमा, अरे बड़ी अम्मा फिर तो आप भूत बन जाएंगी, लेकिन मैं तो ना डरूंगी आपसे। चल बदमाश, मजाक बनाती है मेरा। नहीं बड़ी अम्मा, लेकिन हम तो इतने में ही खुश हैं कि राधिका का पति उससे बेहद प्रेम करता है और उसे रानियों की तरह रखता है। कहते हैं उसकी 4 पहिए वाली गाड़ी में पर्दे लगे हैं, वो भी रेशमी कपड़े के। लोग कहते हैं उन्होंने आज तक राधिका को नहीं देखा, कभी कभार थोड़ी सी ही झलक देखने को मिलती है। जिन्होंने देखा है वो कहते हैं सुंदरता की प्रतिमा है हमारी राधिका, उसे देख लो तो आंखें चौंधिया जाएं। याद है बड़ी अम्मा, शादी में कैसे कुंवर साह ने अग्नि के फेरे भी राधिका को गोद में लेकर लिए थे, कहीं उसके कोमल पैरों में छाले न पड़ जाएं। यह देख वहां उपस्थित लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। गांव की सभी लड़कियां राधिका की किस्मत पर ईर्ष्या कर रही थीं। इतना सुंदर हष्ट पुष्ट जमींदार युवक राधिका का पति है और उसे असीमित प्रेम करता है। कितनी भाग्यशाली है हमारी राधिका। सावित्री जी राधिका की यादों से बाहर आती हैं और कहती हैं, अरे ओ बातूनी प्रेमा, जरा जल्दी कर, शाम 6 बजे की रेलगाड़ी से निकलना है। और तेरा पति कहाँ है? उसे ही तो सामान लेकर जाना है। प्रेमा, साथ ही आए हैं, बाहर का इंतजाम देख रहे हैं। बस यही एक दिन की बात मेरी तय रहती है चंदन से। मैं साल भर उनका काम करूंगी, लेकिन आज के दिन उन्हें मेरा साथ देना ही है और राधिका के घर सारा सामान पहुंचाना है। सभी सामान घर के बरामदे में रखा जाता है। लगता था जैसे बरसों के लिए गृहस्थी भेजी जा रही है। प्रेमा साड़ियाँ गिनती हैं। माँ, पूरी 11 साड़ियाँ तैयार कर दी हैं, उसके पसंद के ब्लाउज के साथ। अच्छा किया, तू तो जानती है उसकी पसंद। नहीं माँ, उसने नाप के लिए फुल ब्लाउज भेजा था, छोटे गले का, और चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी बोली थी। उसने अपने पत्र में लिखा था। अरे पत्र भी तो तभी देती है जब सामान लेकर चंदन जाते हैं। साल भर तो अपने पति के प्रेम में ही मग्न रहती है। दाऊ जी के बाग के बेर मांगे थे, रख दिए हैं। काजल तो वह पन्नू चाची के हाथ का ही लगाती है, और बालों के लिए तेल भी तो तेली काका की काकी ही बनाती हैं, और उसकी पसंद का चमेली का इत्र भी रख दिया है। सावित्री, तू है तो मुझे किसी भी बात की परेशानी नहीं होती। तू तो उसे अच्छे से जानती है, समझती है। हाँ जानती थी, लेकिन अब नहीं। आज की राधिका वैसी नहीं है, उसके पूरे पत्र में गिनती की ही बातें होती हैं।
प्रिय प्रेमा, मैं ठीक हूँ, माँ का ख्याल रखना, मुझे मेरा कुछ ज़रूरी सामान भेज देना। मैं पत्र में लिख रही हूँ। मिट्टी के दिए, सूती कपड़ा, कढ़ाई के धागे, सुई, घी, रुई और दिया सलाई। अच्छा, लिखना बंद करती हूँ, तुम्हारी राधिका। पता नहीं कैसा पत्र लिखती है, न मेरे बारे में पूछती, न गांव वालों के बारे में, और ना ही आपके बारे में कुछ पूछती है। इतना मन लग गया उसका, लगता है हमें तो भूल ही गई है। तभी चंदन की आवाज़ आती है, प्रेमा थोड़ा जल्दी करो, समय हो रहा है, हमें निकलना है। प्रेमा, ठीक है। सारा सामान तांगे में रखा जाता है, सभी फटाफट सामान को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। तभी प्रेमा की निगाह चौक के बाहर लगे नीम के पेड़ से सटे हुए गोपाल पर पड़ती है। प्रेमा कहती है, चंदन आराम से जाना। अरे थोड़ा यहाँ आकर देखो, ये गोपाल को कहाँ से भनक लग जाती, यहाँ आ जाता है। मैं नहीं चाहती मेरी सहेली तक इसकी कुछ भी खबर पहुँचे, हवा का झोंका भी नहीं। चंदन, ठीक है, क्या करता है बेचारा, दूर से देख ही तो रहा है, उसने प्रेम किया था राधिका से। प्रेमा, लेकिन अब तो राधिका का अपना जीवन है और वह बहुत खुश है। अपनी उसकी खुशहाल जिंदगी में किसी प्रकार का दुख और परेशानी नहीं चाहती। चंदन, अच्छा मैं चलता हूँ। प्रेमा, ठीक है। चंदन, कोशिश करना कि राधिका से मिल सको, पिछली बार की तरह बाहर से न लौट आना। ठीक है प्रेमा। चंदन और विनोद सारे सामान के साथ आगे बढ़ते हैं। चंदन नीम के पेड़ के पास खड़े गोपाल से एक छोटी सी डिबिया लेता है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। गोपाल भी अपनी आंखों में अश्रुओं का सैलाब लिए वापस लौट जाता है। स्टेशन पहुंचकर चंदन और विनोद रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं। विनोद कहता है, चंदन भाई जी, आप जब भी राधिका बिटिया के घर जाते हैं सामान देने, तो ये आपको एक छोटी सी डिबिया देता है, क्या है उसमें? चंदन, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। विनोद, भाई जी आप समझाएंगे तो जरूर समझूंगा। चंदन कहते हैं, मुझे नहीं पता उस डिबिया में क्या है, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब ऐसा लगता था मानो गोपाल और राधिका एक दूसरे के लिए ही बने हों। सारे वातावरण में उपस्थित पक्षी, पेड़ पौधे, पुष्प सभी मानो उन दोनों का साथ देखकर ही खिलते थे, लहराते थे, मुस्कुराते थे। दोनों का ऐसा प्रेम, ऐसा लगता था मानो 100 सालों में कोई ऐसा प्रेमी युगल पैदा होता होगा। सूरज ढलने के साथ जब सूरज पूरा गुलाबी हो, आसमान के माथे पर चमक कर गोल बिंदी के रूप में पृथ्वी की सुंदरता को 1000 गुना बढ़ा देता था। राधिका एक खुशबूदार हवा के झोंके के समान, पतला छरेरा बदन, उस पर कमर के नीचे तक लंबे खूबसूरत तामिया बाल। वह हमेशा हरे रंग का कोई भी कपड़ा पहनकर, ओंठों पर गुलाबी पान पत्ती लगाकर अपने गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सुंदर ओंठों को रंगती थी, तो उसका चेहरा लगता था कि आज तो आसमान का चांद कहीं राधिका की सुंदरता को देखकर जलकर काला न पड़ जाए। और उसका चंचल हिरण की भांति भागकर गोपाल से मिलने आना। गांव के बीच स्थित एक बावड़ी थी जहां वह मिलते थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते थे, वहां उपस्थित पक्षी उड़ना बंद कर देते थे, पत्ते हिलना और बावड़ी का जल ठहर जाता था। उनके मिलन पर आसपास खुशबू स्वतः ही फैल जाती थी। मुझे याद है जब एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था, आवाज आती है, राधिका चल घर, देर हो रही है। कुछ दूरी पर स्थित एक ऊंचे पत्थर पर बैठी प्रेमा आवाज दे रही थी। जैसे ही मुझे देखती है, हवा के झोंके के समान मेरे पीछे आकर मुझे पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो? रुको। चंदन, क्या हुआ? कौन हो तुम? चुड़ैल तो नहीं? सुना है यहाँ वृक्ष पर चुड़ैल रहती हैं और जवान लड़कों को पकड़ लेती हैं। प्रेमा, इस रास्ते पर कोई नहीं आता, तुम क्यों? बस जिज्ञासा, बस। तुम तो वही गोपाल के दोस्त हो ना, उस दिन बस में? हाँ हाँ। और तुम उस राधिका लड़की की सहेली? हाँ। मुझे क्यों रोका? अरे, दो प्रेमियों के मिलने में बाधा बन रहे थे तुम, इसलिए। चंदन, कहाँ है प्रेमी? प्रेमा कहती है, देखो वहाँ, इशारा करती है। तो राधिका और गोपाल शांत मुद्रा में एक दूसरे का हाथ पकड़े शून्य में विचर रहे थे। प्रेमा की आवाज का उन पर कोई असर ना था, लगता था दोनों प्रेम के सागर में डूबे हों। तभी से मैं प्रेमा के करीब आ गया था। प्रेमा कहती है, अच्छा हुआ बस में तुम गोपाल के साथ थे, वरना वो तो पता नहीं क्या करता। हाँ, गोपाल जितना शांत दिखता है उतना ही तेज है। प्रेमा, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी, क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हारी राधिका को उस बस में जगह न मिली थी और वह खड़ी हो गई थी। उस बस में 3-4 बदमाश लड़के चढ़ते हैं और राधिका के पास आकर खड़े हो जाते हैं। राधिका को उनका इतना करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानकर पास आ रहे थे।
तभी राधिका को समस्या में देखकर पीछे खड़ा गोपाल आता है और जैसे ही वह चलती हुई बस में राधिका को छूते हैं, गोपाल तेजी से आकर उन लड़कों को पकड़कर बहुत गुस्से में खींचकर पीछे ले जाता है। बस धीमी हो जाती है, लेकिन वहां उपस्थित लोग देखते रह जाते हैं। गोपाल ने उसे उठाकर लगभग बस से बाहर गिरा ही दिया था। मैंने उस समय उसे संभाला और गोपाल को समझाया। प्रेमा, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आता है गोपाल को। हम तो थर थर कांपने लगे थे। बस उस दिन से तुम्हारा गोपाल प्रतिदिन हमारे साथ बस में जाने लगा और लौट कर भी साथ आता। सारा दिन विद्यालय के बाहर इंतजार करता रहता। एक दिन राधिका मुझसे कहती है, प्रेमा चाय नहीं पी? बस से उतर कर अगले स्टॉप पर चाय पीते हैं। तभी गोपाल ने ड्राइवर से कहा, बस रोक दो। ड्राइवर ने गोपाल का गुस्सा देखा था, बस रोक दी। बस 1 घंटे तक खड़ी रही। सभी ने चाय पी, तब जाकर बस चली थी। उसका राधिका के प्रति ऐसा प्रेम देखकर धीरे धीरे राधिका का मन उसने जीत लिया था और आज दोनों प्रेम के महासागर में डुबकियां लगा रहे थे। प्रेमा उनकी दरबान थी। कभी गोपाल फूलों से राधिका का श्रृंगार करता, तो कभी सिर्फ उसके पैरों को निहारता, तो कभी उसके बालों को संवारता था। अरे विनोद, रेलगाड़ी आ रही है, सारा सामान रखना है जल्दी। ठीक है चंदन भैया। तभी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। सारा सामान रखा जाता है। चंदन और विनोद का सफर शुरू हो जाता है। विनोद कहता है, चंदन भैया, ये गोपाल आपको जो डिब्बी देता है उसमें क्या हो सकता है? चंदन, मुझे भी नहीं पता। बस गोपाल की आंखों में राधिका के लिए जो प्रेम है उसे देखकर मना नहीं कर पाता, लेकिन आज तक खोलकर नहीं देखा और राधिका जी भी इसे ही ढूंढती हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा है। सारा सामान एक तरफ और गोपाल की दी हुई ये डिबिया एक तरफ। विनोद, सही भी तो है, क्यों खोलना? उन्होंने आप पर भरोसा किया है। लेकिन इतना प्यार था राधिका जी और गोपाल के बीच, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए? किस्मत को मंजूर नहीं था। एक दिन शाम रोज की तरह राधिका और गोपाल बावड़ी पर बैठे थे। तभी वहां राधिका के पिता आ गए और राधिका को इस तरह गोपाल के साथ देखकर बिना कुछ कहे घर वापस लौट आए। उन्होंने दूसरे दिन ही राधिका के लिए रिश्ता देखा। आनन फानन में राधिका की शादी की तारीख तय की गई। राधिका कुछ भी न कर पाई थी। सब इतनी जल्दबाजी में हुआ था और जब राधिका ने विरोध किया तो राधिका के पिता बीमार पड़ गए और राधिका को भावनात्मक रूप से इतना घेर लिया था कि वह तैयार हो गई थी इस शादी के लिए। राधिका एक कृत्रिम बनावटी बुद्ध के समान हर रीति रिवाजों को पूरा किए जा रही थी। उस दिन से आज तक उसने गोपाल को नहीं देखा, लेकिन लगता है आज भी दूर रहकर भी वो रोज मिलते हों। लगता है जैसे उनका प्रेम आज भी जागृत अवस्था में है। राधिका जी की शादी के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। बस उसी दिन आई थी कुंवर शाह के साथ और तुरंत वापस ले गए थे वो। बड़ी अम्मा ने बोला भी था, कुछ दिन के लिए राधिका को छोड़ जाते तो मुझे अकेलापन ना लगता। कुंवर साहब, छोड़ तो जाता माँ, लेकिन मैं भी नहीं रह सकता राधिका के बिना, और फिर राधिका भी पिता के बिना इस घर में परेशान रहेगी। बड़ी अम्मा कहती हैं, ठीक है ले जाइए, मैं तो चाहती हूँ वो जहाँ भी रहे खुश रहे। राधिका जी तो कुछ भी नहीं बोली थी। जैसे एक बेजान गुड़िया को जैसे चाहो रखो, उसकी कोई पसंद नापसंद ना हो। बस तब से यही नियम कि साल में एक बार जो देना हो सामान दे जाओ। बार बार कुंवर साहब के घर कोई नहीं आ जा सकता। विनोद, ठीक है चंदन भैया, हम तो चाहते हैं बिटिया रानी खुश रहें बस। चंदन, हाँ और क्या, बड़ी अम्मा का ध्यान रखने के लिए हम सब हैं ही। रेलगाड़ी पापड़गंज पहुंच गई थी। सामान पुनः तांगे पर रखा जाता है। चंदन और विनोद कुंवर साहब की हवेली के लिए चल पड़ते हैं। विनोद, चंदन भैया मौसम बिगड़ रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ विनोद, बस हवेली पहुंच जाएं। हवेली पहुंचकर जैसे ही दोनों बड़े से लोहे के दरवाजे से अंदर पहुंचते हैं, उनकी नज़र सामने की छत पर खड़ी राधिका पर पड़ती है। विनोद, देखो राधिका जी खड़ी हैं। हाँ भैया, हमारा इंतज़ार कर रही हैं लगता। तांगा रुकता है। चंदन और विनोद सामान उतारते हैं। अंदर से 2 नौकर दौड़ कर आते हैं। सारा सामान अंदर किया जाता है। एक सेविका जो लगातार राधिका के साथ रहती थी, कनक, बाहर आती है। भाई जी आप लोग अंदर आ जाइए, बहू जी बुला रही हैं। अंदर बड़े से हाल में एक तरफ राधिका खड़ी थी। चंदन उन्हें वह डिब्बी कनक के हाथों भेजता है और राधिका एक पत्र। इस आदान प्रदान के बाद राधिका कहती हैं, नाश्ता कर लीजिए और थोड़ा जल्दी निकलिएगा क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कनक, बहू जी वर्षा शुरू हो गई है, क्या दोनों मेहमानों को मेहमान कक्ष में ठहरा दिया जाए? कहाँ जाएंगे ऐसे मौसम में? राधिका संकोच से, हाँ रुकवा दे।
कनक चंदन और विनोद को बाहर के बगीचे के कोने में बने कमरे में ले जाती है। आप लोग आराम करिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। लगभग 2 घंटे बाद एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। चंदन खिड़की से देखता है। उसमें से लड़खड़ाता हुआ लंबा चौड़ा एक आदमी उतरता है, पीछे से एक नौकर छतरी लिए हुए। चंदन, अरे कुंवर सा! विनोद भी उठकर खिड़की से देखता है। वह आदमी गिरता पड़ता सा अंदर जाता है और बोलता है, राधिका, राधिका। राधिका दौड़ कर आती हैं और लड़खड़ाते हुए उस इंसान को संभालती हैं। राधिका से वह पूछता है, चले गए तुम्हारे सगे वाले? राधिका, नहीं जी, वर्षा होने लगी थी, मेहमान कक्ष में रुकवा दिया है। राधिका को वह तेजी से धक्का देता है। राधिका नीचे गिर पड़ती हैं और उसे लांघता हुआ चल देता है अंदर की ओर। चंदन और विनोद खिड़की से देख रहे थे, लेकिन वर्षा के कारण ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था। बस देखकर लग रहा था कि सही नहीं है कुछ। कनक खाना लेकर आती है। विनोद दरवाज़ा खोलता है। भाई जी, खाना लाई हूँ और सुबह जल्दी निकल जाना, बहू जी ने बोला है। चंदन, ठीक है। अच्छा सुनिए। कनक, हाँ भाई जी। राधिका जी ठीक तो हैं? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं? कनक बहुत तेजी से रो पड़ती है। भाई जी, आपसे क्या कहूँ, बहुत दुखी हूँ। 10 साल से देख रही हूँ, बहू जी के साथ कुछ भी सही नहीं है। कुंवर साहब का नमक खाती हूँ, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि राधिका बहू जी को उनसे मुक्ति मिल जाए। जब से इस घर में आई हैं, एक भी दिन उन्हें खुशी नसीब नहीं हुई। कुंवर साहब तो सुहाग रात के दिन भी बाहर किसी और के साथ रहे, और आज भी जब मन करता है तब आते हैं। रात रात भर अलग अलग औरतों के साथ रहते हैं। बहू जी को तो कभी आंख भर कर देखा भी नहीं। कभी सिगार पीते पीते उनके हाथ में दाग देते हैं, कभी गिलास उठाकर मारते हैं। रोज कोई ना कोई घाव होता है उनके शरीर पर, और वो हैं कि सब शांत होकर सहन करती हैं। चंदन, इतनी बुरी दशा है तो फिर क्यों रहती हैं यहाँ बहू जी? कनक, सिर्फ शाम के वक्त खुश रहती हैं वह, जब वह दिया जलाकर बैठती हैं और एक डिबिया अपने सामने रखती हैं। जैसी डिबिया आज आपने दी ना, वही डिबिया। चंदन बहुत उत्सुकता से, हाँ हाँ, उस डिबिया में क्या है? कनक, समझ नहीं आता। उसमें तो कई तरह तरह के पत्थर रहते हैं, जैसे किसी तालाब के पास पड़े रहते हैं, और बहू जी एक एक को बहुत ध्यान से देखती हैं। उस समय उनकी खुशी अलग ही रहती है, चेहरा दमकता हुआ। बस यही उनका जीवन है। चंदन, सुनिए, आपसे एक प्रार्थना है। आप राधिका जी का ध्यान रखिएगा, और कोई भी बड़ी परेशानी लगे मुझे ज़रूर पत्र से सूचित करिएगा। मैं अपना पता आपको दे रहा हूँ। कनक, ठीक है भाई जी, मैं भी तो यहाँ काम नहीं करना चाहती, बस बहू जी के कहने पर रुकी हूँ। चंदन और विनोद वापस आ जाते हैं। 5 महीने बाद एक दिन चंदन को डाकघर से तार आता है। भाई जी जल्दी आ जाइए, बहू जी गिर गई हैं, बहुत बुरी हाल है। चंदन प्रेमा को तार दिखाता है और कुंवर शाह के बारे में सारी बातें बताता है। दोनों राधिका के घर चल पड़ते हैं। पापड़गंज पहुंचकर जब राधिका के घर पहुंचते हैं तो राधिका का बुरा हाल होता है। सर पर चोट, हाथ टूटा हुआ, शरीर पर कई जगह सिगार से जलने के निशान, कमर में भी घाव था। कनक, भाई जी आप बहू जी को ले जाइए, कुंवर साहब बाहर गए हैं, मर जाएंगी बहू जी अगर आपने यहीं छोड़ा तो। मैं बोल दूंगी भाग गई हैं। उन्होंने स्वयं सीढ़ियों से धक्का दिया था बहू जी को, वो तो बच गई। बस अब नहीं, बहू जी को बचा लीजिए। प्रेमा उसकी बहुत सेवा करती है। राधिका को होश आता है। राधिका प्रेमा के गले लगती है। प्रेमा कहती है, राधिका मैं कैसी सहेली हूँ, तेरा दर्द नहीं समझ पाई, धिक्कार है मुझ पर। राधिका बहुत धीमी आवाज में, अरे नहीं, तू नहीं होती तो शायद मैं जिंदा ना होती। तभी चंदन आता है। प्रेमा सुनो जरा। प्रेमा बाहर आती है तो सामने गोपाल खड़ा होता है। चंदन, प्रेमा गोपाल से राधिका को मिलने दो, ये दोनों कभी दूर हुए ही नहीं, बस हम देख नहीं पाए। प्रेमा बीच में से हट जाती है और गोपाल को अंदर जाने का इशारा करती है। गोपाल राधिका के पास पहुंचता है तो राधिका की ऐसी हालत देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, और राधिका के करीब आकर जैसे ही राधिका के सर पर हाथ रखता है, राधिका अपने नेत्र खोलती है और बहुत धीमी आवाज में, तुम आ गए, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुला लो अपनी गोद में। गोपाल राधिका का सर अपनी गोद में रखता है, अपनी जेब से डिबिया निकालता है। देखो, मैं रोज जाता था बावड़ी पर और रोज एक पत्थर लेकर आता था। तुम्हें बहुत पसंद थे ना ये गोल छोटे पत्थर। तुम कहती थी हमारा प्रेम इन पत्थरों के समान अमर है, ना इन्हें नष्ट किया जा सकता, ना हमारे प्रेम को। और सामने बादलों में घंटों तुम्हें भिन्न भिन्न पोशाकों में सजे हुए देखकर बातें करता था। राधिका,
अच्छा करते थे। मैं भी दिया जलाकर और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पत्थरों को छूकर तुम्हें महसूस करती थी। अब थक गई हूँ, अपना हाथ दो। गोपाल हाथ को राधिका के हाथ में देता है। राधिका की आंखों से आंसू गिरता हुआ गोपाल की हथेली पर आता है और उसी क्षण राधिका का धड़कता हुआ दिल शांत हो जाता है। गोपाल को समय लगता है ये समझने में कि राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, और राधिका के सर को बहुत धीरे से अपनी गोद से नीचे रखता है और बाहर आकर, मैं जा रहा हूँ चंदन। प्रेमा दौड़कर अंदर आती है। राधिका को देखकर दहाड़े मार कर रोने लगती है। गोपाल एक भी आंसू गिराए बिना सीधा बावड़ी पर पहुंचता है और वहां बैठकर बावड़ी के किनारे पड़े पत्थरों में से एक एक को उठाकर प्रेम से सहलाता है और सामने बादलों में उसे राधिका नजर आती है। दोनों बाहें फैलाकर, गुलाबी होंठ, हरे रंग का कुर्ता सलवार पहने, आंखों से इशारा करती है। गोपाल भी उसकी ओर बाहें फैलाकर बढ़ता है। चंदन जब सुबह गोपाल को ढूंढता हुआ बावड़ी पर पहुंचता है तो गोपाल का शरीर वहां पड़ा होता है। चंदन को समझते देर नहीं लगती कि आज राधिका और गोपाल का मिलन हो गया। उनके प्यार को मंजिल मिल गई। अब उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपके अंतर मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।